हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरफान साहब, हमने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो T20 सीरीज थी, 3 मैच तो हो नहीं सके बारिशों की वजह से। एक जो हमने जीता उसकी वजह से सीरीज हमने अपने नाम कर ली है पाकिस्तान ने। तो ओवरऑल अगर सीरीज की बात की जाए तो वो कैसे देखते हैं आप? जिस तरह हमने इंग्लैंड में बुरी कारकर्दगी दिखाई है और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी हुई। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसमें 5 मैचेस थे। पहले आपके 3 T20 थे और 3 टेस्ट मैचेस थे, ठीक है, जिसको कर्टेल करके एक टेस्ट मैच को सेक्रीफाइस किया गया और 5 T20 मैचेस रखे गए कि आपकी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से भी एक मैच कोविड की नजर हो गया कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी सीरीज हो रही थी, कुछ प्लेयर्स को कोविड आया। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि पीसीबी ने इसके ऊपर कोई स्टांस नहीं लिया। अच्छा, ना आईसीसी पे बात की कि अगर उनकी सीरीज हैम्पर हुई है तो उनका मैच डिस्टर्ब होना चाहिए था, नॉट अवर्स कि हमारा आपने एक मैच कैसे कम कर सकते हो, किस बेसिस के ऊपर। तो उस पर किसी तरह की कोई किसी की तरफ से, वो काम की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई। ठीक है। अच्छा, वो पहले 4 आए गए, 4 की वजह से 3 मैचेस बारिश की वजह से हो गए, तो फिर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक मैच हो सका, तो प्रिपरेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकी। और जो कुछ प्लेयर्स का हम कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे थे, पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा मिडिल ऑर्डर की और बॉलिंग के लिहाज से, वो हम नहीं देख पाए। ठीक है। तो समहाउ, लेकिन चलें, एक अच्छी चीज ये है कि हम सीरीज जीत गए, इंग्लैंड से हार के आए थे। तो चलो, वेस्ट इंडीज भी देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियन है, 2 दफा की चैंपियन है, और उनके खिलाफ सीरीज जीतना है एक मैच की वजह से ही, तो अच्छी खुशाइन चीज है। तो ठीक है, मतलब ये हमारे लिए एक, चले बेशक 3 जो मैचेस हैं बारिश की नजर हो गए, लेकिन एक तो हमने जीत लिया और उसकी वजह से सीरीज हमारे नाम होगी, ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो जो सिलेक्शन की गई थी उससे, उस फैसले से आप मुत्तफिक हैं? देखिए, एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न, तो मैंने देखा कि ये सबसे बेस्ट बैटिंग लाइन अब खिलवाई गई। जो मैं काफी अरसे से बात कर रहा था कि शायद यही 5-6 लड़के हैं जो आपके प्लेइंग 11 में होना चाहिए। अब सिर्फ जो आपको डिफरेंस आ रहा है वो बैटिंग लाइनअप के अंदर, ऑर्डर के अंदर आप बात कर सकते हो। जैसे शर्जील रिजवान के साथ ओपन कर रहा है, तो अगर मुझे लगता है कि शर्जील किसी मैच में जल्दी आउट हो जाता है तो फखर को आपको ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फखर और दोनों एक तरह के प्लेयर हैं शर्जील। फिर इसी तरह आपको लगता है कि हफीज फॉर्म में नहीं है, तो अगर आपको किसी दिन बड़ा टोटल चाहिए तो आप शोएब मकसूद के बैटिंग ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा, पहली दफा मैंने देखा है बाबर के अंदर कि उसने एक वाइज डिसीजन लिया और कैप्टन होने का एक उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की और नंबर 3 पे आना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि वो अपनी नंबर को ओपन पे आ रहे थे और जिसकी वजह से टीम का कम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये बड़ी एक अच्छी खुशाइन चीज है। अच्छा। मिडिल ऑर्डर की जब तक बात करें तो उसमें हमारा बॉलिंग काफी डिस्टर्ब नजर आ रही है और प्लस मिडिल ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो रहा है। इमाद वसीम एक ऐसे प्लेयर थे जो आपको 5वें-6ठे नंबर पे आके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे, प्लस बॉलिंग के अंदर काफी अच्छा वो रोल प्ले करते थे, तो उनको नहीं खिलाया जा रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। फिर जब इमाद को ड्रॉप किया गया तो नवाज को हमने इंडक्ट किया। नवाज ने आपको सीरीज जिताई भी, इवन दो आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जिताई, इवन ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया उधर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट आउट ऑफ द ब्लू उनको फिर एक ड्रॉप कर दिया गया, उनको कोई मैच नहीं खिलाया गया, ना इंग्लैंड में ना यहाँ। तो ये एक बिल्कुल इलॉजिकल किस्म का डिसीजन चलता चला जा रहा है थिंक टैंक का, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या स्टेट ऑफ माइंड है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एक प्लेयर को विदाउट एनी रीजन डालते हो, फिर निकालते हो, तो फिर उसका मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसी तरह इमाद को भी जब ड्रॉप किया गया था तो कोई रीजन नहीं थी, वो सबसे बेस्ट बॉलर थे इकॉनमी के लिहाज से इनिशियल 6 ओवर के अंदर। तो इस तरह की चीजें बड़ी डिस्टर्ब है। फिर आपका पेस अटैक काफी वेरिएबल चीज है कि पेस अटैक के अंदर हमने देखा कि हमने कोई 7-8 लड़के ट्राई कर चुके हैं लेकिन जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे। इसमें हसनैन भी है, हारिस रऊफ की हमने देखा कि पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस आती है, बट लास्ट 3 सीरीज के अंदर बहुत मार पड़ी उन्हें। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी भी, आल्दो के हमारा सबसे मेन बॉलर है, बट वो भी न्यू बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक ही बॉलर हमें नजर आता है, वो हसन अली है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पाकिस्तान को जिता रहे हैं। अच्छा। बट मुझे लगता है कि अगर आपने वर्ल्ड कप में जीतना है, अच्छा नंबर पे आना है, तो आपको आमिर या वहाब किसी एक को जरूर रखना पड़ेगा। ठीक है। और खास तौर पे वहाब का मुझे थोड़ा ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उनकी इस मैनेजमेंट के साथ उतने खराब मामलात नहीं है जितने आमिर के बाकी लोगों के। हाँ जी, आमिर के तो आपको पता स्टेटमेंट और रिटायरमेंट भी ले चुके, तो वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क लग रहा है। बट यू नेवर नो इन पाकिस्तान व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और दूसरा, इरफान साहब के लोगों की तरफ से ये भी तनकीद की जा रही है कि शोएब मलिक को जो है इसमें रखना चाहिए, टीम में शामिल करना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर शोएब मलिक सबसे एक सीजन्ड और मिडिल ऑर्डर के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले प्लेयर है। ये फिर भी मेरा मानना ये है कि शोएब मलिक अगर हो भी तो 6 लड़के आपके यही खेलने चाहिए, क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क आप कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दीज गाइज। बट आपका एक ऐसा प्लेयर जरूर बैकअप पे बेंच स्टैंड पे बैठा हो, अगर इनमें से कोई परफॉर्म नहीं करता, किसी को इंजरी हो जाती है, कोई और मसला आता है, तो आप फौरन से शोएब मलिक जैसे बैट्समैन को इन कर सकते हो।
तो ये 6-7 लोग ही होते हैं आपकी हर हमेशा हर टीम कॉम्बिनेशन के अंदर 6-7 लड़के आपके पास हैं, एक आपको ऐड करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि शोएब मलिक आजम खान को रिप्लेस करते मुझे नजर आ रहे हैं कि आजम खान की जो फिटनेस के मसाइल हैं वो अपनी जगह इंटैक्ट है, और प्लस उनका जिस तरह की फिजिक है, मेरा ख्याल है उनको कुछ काम करने की जरूरत है, कम से कम भी 1-2 साल अभी उनको अपने आप पे वर्कआउट करना चाहिए। इसी वजह से उनको दूसरे तीसरे मैच से ड्रॉप किया गया था। उनको प्रैक्टिस मैच के अंदर हेड पे बॉल लग गई थी, जिसकी वजह से वो उनको 3 मैचेस के लिए आउट कर दिया गया था वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन नाउ। बट मेरा ख्याल है कि अभी इंटरनेशनल सर्किट पे उनको डालने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। उसके लिए वर्ल्ड कप में आप नए लड़कों के साथ नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते। इसी तरह हमने देखा मोहम्मद वसीम जूनियर को ऐड किया गया, बट उनका भी मुझे नजर आया कि जैसे उनके ऊपर हिटिंग हुई तो वो थोड़े से पैनिक नजर आए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीनियर आपका किसी भी बड़े गेम के अंदर, बड़े जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आमिर या वहाब में से दोनों में से एक रखना मस्ट होगा। फिर आपके पास शहीन शाह अफरीदी है, हसन अली है, ये आपका एक कॉम्बिनेशन बनता मुझे नजर आ रहा है। और स्पिनिंग डिपार्टमेंट के अंदर शादाब पे हम ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, आल दो कि शादाब की पास परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, बट हमें नामों पे नहीं चलना, हमें परफॉर्मेंसेस पे चलना है, वो किसी की भी हो, चाहे वो नवाज की हो या इमाद की हो। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप इमाद को इंडक्ट कर सकते हैं, या अगर कर रहा है तो 2 को इंडक्ट किया जा सकता है, 2 स्पिनर, क्योंकि यूएई की कंडीशन के अंदर आप एक स्पिनर के साथ नहीं जाएंगे, आपको एटलीस्ट 2 स्पिनर चाहिए होंगे। उस्मान कादर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अभी उनके अंदर वो चीज़ नहीं आई कि वो भी इंटरनेशनल लेवल पे आ गई, क्योंकि जब उनके ये हिटिंग होती है, क्योंकि वो बॉल को फ्लाइट काफ़ी दे रहे हैं, तो यूए की कंडीशन के अंदर जो बॉलर बॉल को फ्लाइट ज्यादा देता है उस पर हिटिंग के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उनको इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा ग्रेजुअली। ओबियसली वो काफी अरसे से टीम के साथ है, सीख भी रहे होंगे, और मेरा ख्याल है ओवरकम भी जल्दी कर देंगे। बट वर्ल्ड कप को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि कम्बिनेशन को इस तरह का बनना चाहिए, इमाद या शादाब और 3 पेस अटैक के साथ आप जाएंगे तो ज्यादा एक सूटेबल ऑप्शन है। दूसरा अगर हम बॉलिंग साइड की बात की जाए तो बॉलर में जो शाहीन शाह अफरीदी है उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं? क्या अगर T20 या वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वो टीम की जो रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखिए 2019 के वर्ल्ड कप से मेरा ख्याल है शायद वही एक ऐसे बॉलर है जो कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ भी आई है तो शायद उनको शायद ओवरलोड कर दिया गया, बहुत ज्यादा खिलाया गया, टेस्ट मैचेस भी, ओडीआई भी, T20 भी, लीग क्रिकेट भी वो खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलाई कर लिया गया, रिलाई भी किया गया, और प्लस उनको खिलाया भी बहुत गया। आपका जब भी कोई मेन प्लेयर होता है तो उसको थोड़ा सा पिक एंड चूज करके आपको सर्टेन गेम्स चूज करनी पड़ती है कि कौन सा क्या रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा रेस्ट कराना चाहिए था, पीछे थोड़ा करवाया भी था इन्होंने, जो हमने देखा कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज के अंदर करवाया, और थोड़ा सा कुछ मैचेस में पीछे भी रेस्ट दिया गया, बट मेरा ख्याल है कि उनको खिलाया बहुत गया, बट उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पुरानी बॉल के साथ थोड़ा अच्छा बॉल कर रहे हैं, न्यू बॉल के साथ उनके ऊपर भी काफी अटैक हो रहा है, क्योंकि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा है कि टीम काफी वर्कआउट करके आती हैं, वो भी बॉलर्स की लेंथ को देखती हैं, ये कहाँ बॉल करता है, इसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी उनको इस पे काफी वर्कआउट, और मेरा ख्याल है बहुत टैलेंटेड है, बहुत जल्दी इसको एड्रेस कर लेंगे। तमाम जो मिस्टेक्स वो उन्होंने कुछ की हैं अपनी लेंथ के लिहाज से, बॉल थोड़ा सा आगे पिच कर रहे थे जिसकी वजह से हिटिंग उनको काफी इजीली हो रही थी, तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं। ओबियसली वकार यूनुस उनके साथ हैं, करना तो चाहिए, बट हमने देखा कि वो कोई ऐसा कमोडिटी बना नहीं पा रहे, उस पर भी काफी क्वेश्चन मार्क है। उसकी क्या वजह आपको लगती है, क्यों नहीं कमोडिटी बन रही? ये तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर आंसर कर सकते हैं, लेकिन उनका एज ए कोचिंग हमने जितना भी देखा और उनका एज ए प्लेयर देखा तो शायद उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं था बॉलिंग की, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग बात करें। बट जैसे ही हमने उनको सेकंड उसमें स्टेट में देखा, एज ए कोच के रोल में देखा, तो वो हमें लगा कि उन्होंने कभी भी अपनी परफॉर्मेंस टीम के ऊपर कभी उनका इम्पैक्ट आया नहीं। तो मेरा ख्याल है कि 3-4 दफा टेस्ट एंड ट्राई करना बहुत ज्यादा हो चुका है, किसी ऐसे को चांस देना चाहिए जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर ले, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट 3 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम कोई 10-12 फास्ट बॉलर ट्राई कर चुके हैं, जो आते हैं जाते हैं, उसमें नाम लेना शुरू करें तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। दूसरा इरफान साहब, टाइम की किल्लत है तो मैं जानना चाहती हूँ, कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से उसका भी ऐलान कर दिया गया, भारत बड़ी बदमाशी दिखा रहा है, तो हमें किस तरह उसको जवाब देने की जरूरत है? जैसे मैंने शुरू में कहा कि पीसीबी किसी भी मामले के ऊपर स्टैंड नहीं ले पाता। भारत तो हमें पता है कि फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बीसीसीआई आईसीसी को भी समहाउ कंट्रोल करता है, तो वो उन्होंने तमाम जितने भी टेस्ट नेशन है उनको लेटर लिखा, फिर इंग्लैंड बोर्ड को लिखा कि अगर आप अपने प्लेयर्स को भेजेंगे तो हम नहीं आएंगे। फिर हर्षल गिब्स ने स्टेटमेंट आई, मैंटिपोरा सर की स्टेटमेंट हमारे सामने आई, तो इंग्लिश बोर्ड ने मुझे राय ने बताया कि वो उन्होंने मना भी कर दिया अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान आने के लिए। तो मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस मसले को लेके जाए
कि किस तरह आप स्पोर्ट्स के अंदर कर सकते हो। और मेरा अपना ये मानना ये है कि आपको स्पोर्ट्स को रिलीजन और पॉलिटिक्स से सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को यूनाइट करती है, एक दूसरे को साथ कल्चर को लेके चलती है। अगर आप उसके अंदर भी ये चीजें ऐड करेंगे तो बड़ा वो डेंजरस है। पीसीबी को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस पे जरूर स्टैंड लेना चाहिए ताकि ये जनाब क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे और जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज है वो पाकिस्तान अपने नाम कर ली है और इस पे हम बात करते हैं। इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका।